डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, इस समय हम लोग बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला के तहत 2019 से 2023 तक के अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा 2019 का अनसॉल्व पेपर इस समय चल रहा है। इसमें हमने अकार्बनिक रसायन को सॉल्व कर लिया है और अब हम कार्बनिक रसायन को सॉल्व करने वाले हैं। आपको ज्ञात होगा कि हमने कार्बनिक रसायन सॉल्व कराने से पहले अभिक्रियाओं के कुछ पैटर्न बताए होंगे। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा होगा तो आप एक बार उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर 5 नंबर में आया हुआ है, जो लगभग हर साल के पेपर में आपसे पूछा जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, देखिए, ग्लूकोज में आपसे 3 बातें पूछी जा सकती हैं। एक तो उसमें CO समूह है, दूसरा उसमें CHO समूह है, तीसरा उसमें OH समूह है। ठीक है, तो ये 3 बातें आपसे पूछी जा सकती हैं किसमें, ग्लूकोज में। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको कुछ रिएक्शंस खोजने होंगे जिनसे आपको पता चल पाए कि ग्लूकोज में CO समूह होता है, CHO। अब देखिए, इसमें CO भी पूछ लिया है और CHO भी पूछ लिया है, तो आपको एक रिएक्शन ऐसा देना है कि ओनली CHO देता हो, दूसरा रिएक्शन ऐसा देना है कि वो CO समूह देता हो। ठीक है, तो कैसे हम इसको समझेंगे, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ग्लूकोज की संरचना ही देख लेते हैं। ग्लूकोज की संरचना देख लेते हैं। आइए जरा देखेंगे, अगले पेज पे दिखाने के प्रयास करते हैं आपको। ग्लूकोज की संरचना को हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं, जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा। इसमें सबसे ऊपर आपका होता है CHO ग्रुप। क्यों CHO ग्रुप होता है, आप जरा इसके फॉर्मूले की जांच करिए। फॉर्मूला लिखा हुआ है C6H12O6। ठीक है, यही ठीक फॉर्मूला आपका फ्रक्टोज का भी होता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर क्या है, आप कैसे बताएंगे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर क्या है, आप इसे कैसे बताएंगे? तो मैं आपको बताता हूँ कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर होता है वो एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप का ही होता है। एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप का ही होता है। ये आपका फ्रक्टोज में होता है और ये आपका ग्लूकोज में होता है। तो जिनमें आपका CHO समूह होता है ना, उनको एल्डोज कहा जाता है, और जिनमें CO समूह होता है उनको क्या कहा जाता है, कीटोज कहा जाता है। तो ग्लूकोज जो है एक एल्डोज है। क्या है? एल्डोज, अर्थात इसमें CHO समूह उपस्थित होता है। तो जब भी आपका CHO समूह होगा वो पहले कार्बन पर ही होगा, ये बात को याद रखिएगा। तो आपके पास 6 कार्बन है, तो आप पहले 6 कार्बन को इस तरह से जोड़ लीजिए। लास्ट वाले पर इस तरह से आप CH2OH लिख दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको OH और H जोड़ने कैसे हैं, क्योंकि आपको ग्लूकोज के बारे में पता होना चाहिए कि ग्लूकोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जिसमें 5 OH ग्रुप होते हैं अलग अलग कार्बन पर, और आपका एक CHO ग्रुप होता है पहले कार्बन पर। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये जुड़े कैसे होते हैं ये भी मायने रखता है। तो ये जो आपका पहला OH है वो आपका इस साइड में जुड़ा होता है और H आपका इस साइड में। फिर आप दाएं बाएं करते जाइए, ये इधर H कर दीजिए, इधर OH कर दीजिए, फिर इधर साइड में आप OH कर दीजिए और इधर साइड में आप H कर दीजिए। अब ये जो आपका 5वें नंबर का है, नंबर 5, ये जो आपका है ये डिसाइड करता है कि आपने डी ग्लूकोज लिया है कि L। तो अभी जो मैंने लिखा यहाँ पर, आप ध्यान से देखेंगे इस बात को, यहाँ से लेके यहाँ तक की संरचना को। तो इसमें जो आपका OH ग्रुप है, OH ग्रुप ये दिख रहा है आपको राइट साइड में। किस साइड में दिख रहा है जी? राइट साइड में। तो जब भी OH ग्रुप राइट साइड में होता है तो उसे डी ग्लूकोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? डी ग्लूकोज कहा जाता है। अगर हम इसी OH ग्रुप को यहाँ न बनाकर, इधर साइड न बनाकर इधर साइड बना दिए होते, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बना दिए होते आप, तो अगर OH ग्रुप आपका लेफ्ट साइड में चला गया तो आप इसको कहेंगे यल ग्लूकोज। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये ग्लूकोज के 2 रूप होते हैं, एक डी ग्लूकोज होता है और एक यल ग्लूकोज होता है। इसे ही आप DL विन्यास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? DL विन्यास। तो आप सुन लीजिएगा DL विन्यास क्या है, कि
ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें सबसे दूर स्थित असम्मित कार्बन, सबसे दूर स्थित असम्मित कार्बन का OH समूह दाहिनी तरफ होता है वो डी ग्लूकोज कहलाता है, और बाईं तरफ होता है तो यल ग्लूकोज कहलाता है। इसे ही हम DL विन्यास कहते हैं, और आप इस उदाहरण को बना दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपकी है ग्लूकोज की संरचना। आपको अगर एग्जाम में पूछ रहा है तो कौन सा आप बनाएंगे, तो आप डी ग्लूकोज वाला बनाएंगे, अर्थात आपको OH ग्रुप इस साइड में रखना है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। किस साइड में? इस साइड में। तो आप कहेंगे क्यों इसी को बनाया जाए, तो मैं कहूँगा कि जब ग्लूकोज को प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं ना, तो वो डी ग्लूकोज ही प्राप्त होता है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने सवाल पे आते हैं। तो सवाल हमारा कहता है कि आपको ग्लूकोज में CO समूह का परीक्षण करना है। तो अब देखिए, जब हम ग्लूकोज के रिएक्शंस की चर्चा करते हैं तो ग्लूकोज को हम इस प्रकार से बनाते हैं। मैं यहाँ पे एक बार और बना के दिखाता हूँ आपको, CHO, और इसको आप ऐसे लिखा करिए क्योंकि आपको अब संरचना नहीं बनानी है। जो आपका CHOH हुआ, ये कितनी बार आप देखेंगे यहाँ पे बीच में, देखिए 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला और 4 मिला। तो हम उसको चारों को एक साथ कर देते हैं, यहाँ पे नीचे 4 लिख देते हैं और लास्ट में लिख देते हैं CH2OH। तो हर बार रिएक्शन में हम लोग इसी तरह से इसको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो जब आप CO समूह का परीक्षण लिखेंगे तो कौन सी अभिक्रिया लिखेंगे, CHO समूह का परीक्षण लिखेंगे तो कौन सी अभिक्रिया लिखेंगे, OH समूह का परीक्षण लिखेंगे तो कौन सी अभिक्रिया लिखेंगे। आइए बारी बारी से हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। पहला जो आपका आएगा CO समूह का परीक्षण। तो मैं आपको बताऊं कि जब आपने पैटर्न वाली क्लास देखी थी तो मैंने आपको वहां पर बताया था नाभिक स्नेही अभिक्रिया, अर्थात नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया और उसकी क्रिया विधि। नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया कौन देते हैं, कार्बोनिल यौगिक देते हैं। कौन देते हैं जी, कार्बोनिल यौगिक देते हैं, अर्थात जिनमें CO फंक्शनल ग्रुप होता है, जिनमें CO फंक्शनल ग्रुप होता है वही देते हैं नाभिक स्नेही अभिक्रिया। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो अब आपने कहा कि ये कैसे यहाँ पे होगा, तो मैंने कहा ठीक है ये भी तो वही है, आप इस पर HCN का योग करा दीजिए, आपको कार्बोनिल परीक्षण मिल जाएगा। ठीक, तो आपने कहा बहुत आसान है, तो मैंने कहा चलिए कराइए। तो आपने कहा कुछ नहीं करना है, आप ऐसे लिखिए CHO और यहाँ पे CHOH 4 बार नीचे रहने दीजिए, इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इसके नीचे आप CH2OH रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहीं पर आप लिख दीजिएगा HCN। और आपको मालूम है कि इसमें किस पर क्या होता है, ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश होता है और कार्बन पर आंशिक धनावेश होता है। इसीलिए जो आपका H है वो ऑक्सीजन के पास चला जाता है और जो CN है वो चला जाता है कार्बन के पास। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो आपने कहा इसमें बढ़िया वाली क्या बात है, तो आपने ही पढ़ाया हुआ है। मैंने कहा अच्छा। तो आपने कहा देखिए अब CH और सिंगल बॉन्ड आपने कर दिया OH, क्योंकि आपको बताया गया है कि एक पाई टूटता है तो 2 सिग्मा बनकर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा। तो आपने कहा चलिए, तो आपने फिर क्या कहा, ऊपर जोड़ दीजिए CN क्योंकि कार्बन के पास CN चला गया है, और नीचे जोड़ दीजिए CH सिंगल बॉन्ड OH कितनी बार, 4 बार, और उसके नीचे आपका आ गया CH2OH। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन हो गया। देखिए कितना आसान रिएक्शन आपका हो गया। ठीक है, इसका जो नाम है वो है ग्लूकोज सायनोहाइड्रिन। तो आपको अगर सेंटेंस के माध्यम से लिखना होगा तो आप लिखेंगे क्या इसमें, कि जब ग्लूकोज की क्रिया HCN से कराते हैं तो CO समूह पर HCN के योग से सायनोहाइड्रिन बनता है, जिससे CO समूह की उपस्थिति सिद्ध होती है, जिससे CO समूह की उपस्थिति सिद्ध होती है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो आपने कहा अच्छा चलिए दूसरा अब आप बताइए CHO समूह का परीक्षण। तो मैंने कहा कि कोई ऐसा आप रिएक्शन खोजिए जो CHO समूह देता हो, जो CHO समूह देता हो। तो कौन देता है, देखिए आप CHO समूह क्या देते हैं, जो CHO समूह होते हैं वो क्या करते हैं, टॉलन अभिकर्मक या फेलिंग विलयन से क्रिया करते हैं। किससे क्रिया करते हैं, टॉलन अभिकर्मक या फेलिंग विलयन से क्रिया करते हैं, और रजत दर्पण का लाल अवक्षेप, ये रजत दर्पण का काला अवक्षेप या क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग,
चाहे आप टॉलन अभिकर्मक से कराइए, टॉलन अभिकर्मक से कराएंगे तो आपको रजत दर्पण मिलेगा, फेलिंग विलयन से कराएंगे तो आपको क्यूप्रस ऑक्साइड मिलेगा, और CHO खुद बदल जाएगा COOH में। ठीक है, ये आपको CHO समूह का परीक्षण देता है, ये बात को याद रखिएगा। तो आपने कहा ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैंने कहा और क्या, आप जुड़े रहिए, देखते रहिए क्या क्या आपको मिलता है। तो देखिए आपने लिख दिया यहाँ पे CHOH कितनी बार, 4 बार, और नीचे आपका आ गया CH2OH। आपने इसकी क्रिया करानी है Ag2O अर्थात टॉलन अभिकर्मक से। टॉलन अभिकर्मक, जब भी टॉलन अभिकर्मक की क्रिया कराएंगे तो आप यही लिखेंगे रिएक्शन में। वैसे तो ये होता है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का जली विलयन होता है, आपको ये नहीं देखना है, बस आप Ag2O लिखिएगा। तो आपने कहा क्या होता है इसमें, मैंने कहा ये जो CHO है ना, CHO इसका हो जाता है ऑक्सीकरण और ये बदल जाता है COOH में, और उसके बाद नीचे हो जाता है CHOH 4 बार और सबसे नीचे CH2OH, और यहाँ से आपको रजत दर्पण का एक काला अवक्षेप मिल जाता है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, 2Ag का, ये ध्यान में रखिए। ये है आपका रजत दर्पण, और ये जो आपका बना है इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। क्या नाम है इसका, इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल, ये ध्यान में रखिएगा। ये आपका पैटर्न हो गया रिएक्शन का। तो आपने देखा CHO समूह की भी जांच हो गई। किसकी जांच हो गई इसमें, CHO समूह की भी जांच हो गई। तीसरा आपने कहा अच्छा तो OH समूह का परीक्षण बताइए, 5 OH समूह का परीक्षण बताइए। तो मैंने कहा ये तो आप पैटर्न वाइज बता सकते हैं, बताएंगे क्या। आपने कोई ऐसा यौगिक पढ़ा था जो केवल OH पे फटाफट अटैक करता है, पढ़ा था क्या आपने कोई ऐसा यौगिक। तो आपने कहा हाँ हमने पढ़ा हुआ था PCl5 की जब क्रिया होती है तो वो हमेशा OH पर ही अटैक करता है। किस पर अटैक करता है जी, OH पर अटैक करता। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया है, तो चलो यही तो तुम्हारा हो गया रिएक्शन। क्या कहा आपने, बताइए ज़रा। मैंने कहा देखो ज़रा, CHO जैसे ही मिला CHOH 4 बार और नीचे CH2OH, इसकी क्रिया जैसे ही हुई PCl5 से तो आपने कहा कि बस गुरुदेव ये तो POCl3 और HCl पहले ही बना लेगा। मैंने कहा अच्छा फिर क्या होगा, आपने कहा जहाँ जहाँ OH था वहाँ वहाँ से OH हट जाएगा और उसकी जगह Cl आ जाएगा। OH अटैक करके Cl को कर देता है प्रतिस्थापित। तो मैंने कहा अच्छा, तो आपने कहा देखिए CHO CH Cl4 और लास्ट में आ गया CH2Cl। और मैंने पूछा इसका नाम क्या है, तो आपने कहा इसका नाम है पेंटाक्लोरोग्लूकोज, पेंटाक्लोरोग्लूकोज। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो आपने कहा इससे भी तो परीक्षण हो गया इसका। मैंने कहा और क्या, इससे भी तो हो जाता है। आपने कहा कोई और परीक्षण है क्या इसका। मैंने कहा हाँ एक और इसका परीक्षण है। आपने कहा बताइए। मैंने कहा देखिए वो जो परीक्षण है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट परीक्षण है, याद रखना। कौन सा परीक्षण, तो 5 OH समूह के परीक्षण में जो ग्लूकोज होता है ना, इसकी क्रिया ध्यान दीजिएगा, इसकी क्रिया आपकी एसीटिल क्लोराइड से भी कराई जाती है और ये अलग से भी पूछी गई है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। कैसे पूछी गई है देखिएगा ज़रा। एसीटिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो इसका सूत्र जो होता है CH3COCl होता है। आपने कहा अच्छा, मैंने कहा और क्या, तो आपने कहा फिर क्या होता है। मैंने कहा यहाँ से H निकल के Cl को लेकर भाग जाता है, ये भी H निकलता है और Cl को लेकर भाग जाता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपने कहा एक ही ठो है, कई ठो लेके भागता है। मैंने कहा जितने लोग हैं उतने आएंगे ना। तो आपने देखा ये आगे क्या बन जाता है, देखिए CHO रह जाता है ऊपर, उसके बाद CHO के बाद चला आता है COCH3 ग्रुप जुड़ने के लिए। कैसे देखेंगे क्या आप, यहाँ देखिए ये हिस्सा बचा कि नहीं बचा जुड़ने के लिए, तो वो जाके जुड़ जाता है। कितनी बार जुड़ा वहाँ पे, 4 बार जुड़ा, और लास्ट में आपका जो है CH2O, उसके बाद COCH3, CH2O तो आपने कहा इसका नाम बताएंगे क्या। मैंने कहा इसका नाम है ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, ग्लूकोज
पेंटा एसीटेट। ये भी रिएक्शन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा जाता है अलग से। तो ये भी 5 OH समूह का परीक्षण है, ये भी 5 OH समूह का परीक्षण है। तो आपने देख लिया क्या कि ग्लूकोज में इन समूहों की उपस्थिति की पुष्टि हम कैसे करेंगे। देख लीजिए आप लोग कैसे इनकी परीक्षण कर दिया हमने। CO समूह का भी पता हमने लगा लिया, CHO समूह का भी पता हमने लगा लिया, और OH समूह का भी हमने पता लगा लिया। ठीक है, ये आपसे रिएक्शन तीनों के पूछे जा सकते हैं। फिर आपका आता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के 2 परीक्षण भी लिखिए। तो आ जाइए जरा, हेडिंग लिखेंगे आप लोग, ग्लूकोज के 2 परीक्षण। ग्लूकोज के 2 परीक्षण लिखिए जरा। पहला नंबर क्या लिखेंगे ग्लूकोज के परीक्षण में आप। पहली बात तो क्या करेंगे आप, जब हम ग्लूकोज को, देखिए पहला नंबर आप लिखेंगे इसमें, नंबर एक परीक्षण आप लिखिएगा। जब ग्लूकोज को शुष्क परख नली में गर्म करते हैं, ग्लूकोज को शुष्क परख नली में गर्म करते हैं, तो यह पिघलकर भूरा पड़ जाता है। यह पिघलकर क्या पड़ जाता है, भूरा पड़ जाता है। फिर जली हुई चीनी जैसी गंध आती है। कैसी गंध आती है जी, जली हुई चीनी जैसी गंध आती है। जली हुई चीनी जैसी गंध आती है, ये आपका हो गया पहला नंबर। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा तो वही है जो आपका CHO समूह का परीक्षण था, आप उसी को लिख सकते हैं। क्या कि टालन अभिकर्मक से क्रिया कराने पर टालन अभिकर्मक से क्रिया कराने पर रजत दर्पण का काला अवक्षेप बनता है। रजत दर्पण का काला अवक्षेप बनता है। ये आपका हो गया दूसरा परीक्षण। अगर तीसरा भी लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, बस टालन अभिकर्मक की जगह आप लिख लीजिएगा फेलिंग विलयन से क्रिया कराने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। किसका लाल अवक्षेप बनता है जी, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। ये आपका तीसरा परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। उसके बाद एक और इसका आप परीक्षण लिख सकते हैं, मालिस परीक्षण। कैसा परीक्षण है जी, मालिस परीक्षण। तो मालिस परीक्षण ये कार्बोहाइड्रेट परीक्षण है, मतलब सभी कार्बोहाइड्रेट देते हैं। आपसे पूछा जा सकता है अलग से मालिस परीक्षण क्या है। तो मालिस परीक्षण सभी कार्बोहाइड्रेट देते हैं, सभी कार्बोहाइड्रेट देते हैं, हो जाएगा। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, सभी कार्बोहाइड्रेट देते हैं। ठीक, इसमें होता क्या है, देखिए इसमें क्या क्या किया जाता है। आप एक परख नली लेते हैं, क्या लेते हैं, परख नली। परख नली लेकर उसमें आप ग्लूकोज का विलयन मिला देते हैं या ग्लूकोज का विलयन भर देते हैं। क्या भर देते हैं, ग्लूकोज का विलयन भर देते हैं। और ग्लूकोज का विलयन भरने के बाद इसमें आप अल्फा नेफ्थाल, बस यही आपको लिखना होगा। परख नली में ग्लूकोज का विलयन भरकर उसमें 2 ml अल्फा नेफ्थॉल का एल्कोहलीय विलयन मिलाते हैं। एल्कोहलीय विलयन मिलाते हैं। तो आपने कहा तब होता क्या है, तो मैंने कहा जैसे ही आप मिलाते हैं और उसमें
और उसमें सांद्र H2SO4 की बूंदें डालते हैं धीरे धीरे। क्या डालते हैं जी? सांद्र H2SO4 की बूंदें डालते हैं। ठीक है, तो संपर्क स्थान पर डालते हैं, तो संपर्क स्थान पर बैंगनी रंग की वलय बनती है। बैंगनी रंग की वलय बनती है, वलय बनती है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको उदाहरण दिखा देता हूँ कि देखिए, अगर मान लीजिए कि आपने एक बीकर ले लिया है। देखिए, ये आपने एक बर्तन ले लिया, परखनली लिया आपने। परखनली नीचे से थोड़ी गोलाकार रहती है, परंतु हमने ऐसा ले लिया है। उसके बाद आपने इसमें भर क्या दिया? आपने इसमें भर दिया ग्लूकोज का विलयन। आपने इसमें ग्लूकोज का विलयन भर दिया। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये आपने इसमें ग्लूकोज का विलयन भर दिया। उसके बाद आपने इसमें मिला दिया अल्फा नेफ्थॉल की कुछ बूंदें। अल्फा नेफ्थॉल की कुछ बूंदें आपने मिला दी इसमें। पहले आपने ग्लूकोज भरा, ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस अल्फा नेफ्थॉल, ग्लूकोज प्लस अल्फा नेफ्थॉल। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें से ऊपर से डालना शुरू किया बूंदों के रूप में H2SO4। क्या आपने डाला अंदर? H2SO4। तो जैसे ही ये बूंदें यहाँ पे संपर्क में आएंगी, इस संपर्क वाले स्थान पर एक बैंगनी रंग की वलय जैसी बनने लगेगी, ऐसे। ठीक है, इसी को हम पहचान लेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये इसका परीक्षण है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। मॉलिस परीक्षण है। अब अगला देख लीजिए आप, फ्रक्टोज के दो परीक्षण। फ्रक्टोज के दो परीक्षण। तो फ्रक्टोज के जो दो परीक्षण है वो क्या है, जरा आप इनकी भी चर्चा कर लीजिए। फ्रक्टोज जो होता है उसमें आपका जानबे करते हैं कीटो समूह होता है। कीटो समूह, कीटो समूह के बाद आप देखते हैं कि उसमें 5 OH समूह उसमें भी होते हैं। तो इसका जो परीक्षण होता है इसमें वही रहेगा पहला परीक्षण आपका। देखिए, इसमें जब हम सांद्र H2SO4 मिलाते हैं, फ्रक्टोज में सांद्र H2SO4 मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, फ्रक्टोज में सांद्र H2SO4 मिलाते हैं तो भूरा रंग मिलता है। भूरा रंग मिलता है जो गर्म करने पर काला हो जाता है। जो गर्म करने पर क्या हो जाता है? काला हो जाता है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये इसका पहला परीक्षण हो गया। ये इसका पहला परीक्षण हो गया। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा देख लीजिए इसका। दूसरा क्या होता है, जैसे उसमें मॉलिस परीक्षण आपने देखा वैसे इसमें एक अलग से परीक्षण होता है। इसमें क्या होता है, देखिए, एक परखनली लीजिए। परखनली में फ्रक्टोज को भर दीजिए। फ्रक्टोज का विलयन को परखनली में ले लीजिए। किस में ले लीजिए? परखनली में ले लीजिए। इसको आप सेंटेंस के माध्यम से अपने मन से बना के लिखेंगे। परखनली में लेने के बाद इसमें एल्कोहली
ध्यान दीजिएगा, एल्कोहली अल्फा नेफ्थॉल, एल्कोहली अल्फा नेफ्थॉल का 1 ml विलयन मिलाते हैं। कितना ml मिलाते हैं? 1 ml। 1 ml मिलाने के बाद इसमें 6 ml HCl मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? 6 ml HCl मिलाते हैं। फिर इसको उबालते हैं। क्या करते हैं जी? उबालते हैं। तो जैसे ही उबालते हैं विलयन बैंगनी रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है जी? विलयन आपका हो जाता है बैंगनी रंग का। विलयन जो है वो हो जाता है बैंगनी रंग। ठीक है, तो ये आपका दूसरा परीक्षण है। ये जो परीक्षण है ये परीक्षण ग्लूकोज नहीं देता है, याद करिएगा, ये परीक्षण ग्लूकोज नहीं देता है। तो अगर मैं कहूँ आपसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विभेद कीजिए तो आप इस परीक्षण को लिख सकते हैं कि उसमें अल्फा नेफ्थॉल का 1 ml मिलाकर 6 ml HCl मिलाएंगे, फिर उसको उबालेंगे तो विलयन बैंगनी अगर हो जाएगा ना तो वो फ्रक्टोज होगा, और अगर नहीं रहेगा तो ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिए। तो ये आपका फ्रक्टोज के 2 परीक्षण हो गया। ठीक, तो इस तरह से आपका ये पहला सवाल समाप्त होता है। तो आपने देखने को देखा कि ये सवाल को तो मैंने 5 ही नंबर में बताया, परंतु हमने यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए ग्लूकोज से संबंधित। ठीक, ग्लूकोज लगभग आपने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल को जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रोटीन क्या है, इसके प्रमुख स्रोत और मानव शरीर में इसकी उपयोगिता लिखिए। उसके बाद प्रोटीन का विकृतीकरण से क्या तात्पर्य, देखिए ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बहुत पहले ही बता रखा है, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। आपका काम है इसको पढ़िए, आप फिर समझिए, फिर मुझे बताइए। अगर नहीं समझ में आए तब मैं आपको इसे समझाऊंगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक, चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पे। फिनॉल की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के प्रति सक्रियता को स्पष्ट करना है। मतलब जो फिनॉल है, फिनॉल अर्थात C6H5OH, ये आपका कौन सी अभिक्रिया देता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। अर्थात आने वाला प्लस इसकी आर्थो स्थिति और पैरा स्थिति पर चला जाता है। इसकी आर्थो स्थिति और पैरा स्थिति पर चला जाता है। हमको इसी बात को समझना है कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया देता क्यों है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया ये देता क्यों है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए जरा आज मैं इसका ऑपरेशन कर ही देता हूं। मैंने आपको पैटर्न के रिएक्शन में बता रखा था कि ऐसे यौगिक, ध्यान दीजिएगा, ऐसे यौगिक जिनमें क्या होता है, जिनमें आपके उपस्थित होते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, वे आर्थो और पैरादैशिक होते हैं। और जिनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होते हैं वे क्या होते हैं जी? वे आपके होते हैं कौन से दैशिक? मेटादैशिक। जाइए आप पैटर्न वाली क्लास में देखिएगा, आराम से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी नहीं क्लियर होती हैं तो हम बात करेंगे, उसको समझाने का प्रयास करेंगे आपको। ठीक है, तो आइए ज़रा देखते हैं इधर हम लोग। यहाँ पे देखिए ज़रा, ये थोड़ा सा उल्टा बन जा रहा है, इसको हमको बनाना चाहिए था दूसरी तरीके से। छोड़िए, जाने दीजिए, हाथ से ही बना लेते हैं। आइए ज़रा देखिए इधर, देखिए ये आपका है फिनॉल। उसके बाद इसमें 3 पाए जाते हैं डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। सबसे पहले इसका रिएक्शन शुरू कहाँ से होता है आप इसको देखिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि फिनॉल जो है, फिनॉल में आपके ऑक्सीजन समूह है, अर्थात OH समूह है। OH के जो ऑक्सीजन है, और OH का ऑक्सीजन, इसके पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो शुरुआत होती है कब से? जब ये OH अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को यहाँ बॉन्ड में देता है। जैसे ही बॉन्ड में देता है, जरा आप देखेंगे क्या होगा वहाँ पर, देखिएगा ध्यान से। देखिए इधर, जैसे ही बॉन्ड में देता है आपका OH यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेता है। अब आपको मालूम होगा कि ऑक्सीजन तो 2 ही बंध बनाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 की ज़रूरत है उसको।
परंतु मैंने कहा कि अगर मैं ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 5 कर दूं तो अब इसको कितने की ज़रूरत है, 3 की। इसका मतलब ऑक्सीजन 3 बंध बना सकता है, परंतु कब, जब उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर उसके ऊपर प्लस ला दिया जाए तब। तो वही कहानी होती है यहाँ पर। देखिएगा आप लोग ज़रा क्या हुआ यहाँ पर। जैसे ही ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया उसके ऊपर आ गया एक प्लस चार्ज। जैसे ही प्लस चार्ज आया, यहाँ का कार्बन देखिए आप लोग। अब अगर यहाँ के कार्बन को डबल बॉन्ड बना दिया जाएगा तो 2 बंध आपके यहाँ दिख रहे हैं, एक यहाँ दिख रहा है, 2 ऊपर दिख जाएंगे तो 5 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। आप यहीं से देख लीजिए, अगर ये डबल बॉन्ड अब भी यहाँ बना रहेगा, डबल बॉन्ड आपका अब भी यहाँ पे बना रहेगा, तो क्या आपको चीज़ें क्लियर होंगी? कार्बन 5 बंध बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। तो आप देखिए यहाँ से होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से होता क्या है। जैसे ही ऑक्सीजन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन नाभिक के साथ अनुनाद में आकर डबल बॉन्ड बनाता है, तुरंत ही ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन पाई बंध वाले हैं वो निकल कर इस कोने पर चले आते हैं। जैसे ही उस कोने पर आते हैं, उस कोने पर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और इस पर आ गया आपका माइनस आवेश, ठीक है। और यहाँ पे आपका अब भी डबल बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ पर अब भी डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो आपने कहा अगला काम क्या होता है, तो मैंने कहा फिर देखिए जरा ध्यान से क्या होता है अगला पैटर्न इसका। अगला पैटर्न ये कहता है कि देखो, अब मेरे पास ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, मैं इसको भेजूंगा इस सामने वाले बंध में। तो जैसे ही उसके पास जाता है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर इस कोने पर चले आते हैं। इस प्रक्रिया को आप समझते चलिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा, इसी को बना के आपको पेपर में दिखाना पड़ेगा। उसके बाद तुरंत ही क्या होता है, देखिए ज़रा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाने से अब यहाँ पर माइनस आवेश आ गया। उसके बाद यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन चुका है अब, और यहाँ पर एक आपका डबल बॉन्ड पहले से ही बना था OH, और इसके ऊपर क्या आया हुआ था, प्लस आया हुआ था, ठीक है। तो अगला आपका काम क्या हुआ कि यहाँ का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है आपका, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है आगे वाले बंध में जाएगा। जैसे वो आगे वाले बंध में जाएगा, आपने देखा कि यहाँ पर एक बंध बना हुआ था, बना था कि नहीं बना था, ठीक है। वहाँ पर एक बंध पहले से ही बना हुआ था ये। तो तुरंत ही जैसे ही इसका दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से बंध में जाता है, यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है पाई वाले, वो चले जाते हैं इस कोने पर। अब उस कोने पर चले गए तो अगला पैटर्न देखिए आपका क्या बनता है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बना, फिर यहाँ पे अब आ गया डबल बॉन्ड आपका, परंतु यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, जिससे उस पर माइनस आवेश फिर से आ गया। अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना हुआ था OH का, और इसके ऊपर कैसा आवेश आया था, प्लस का। जैसे ही यहाँ से डबल बॉन्ड बना था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बंध में अब कूद के आते हैं। जैसे ही दोनों बंध में कूद के आए, ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए थे उसको फिर से मिल जाते हैं। तो अगले पद में देखिए क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर आपका ऐसे बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका देखिए यहाँ दिखा, फिर यहाँ दिखा, और एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे बन गया सिंगल बॉन्ड, और O के पास चले गए दोनों इलेक्ट्रॉन, तो फिर से उसका धनावेश हो गया ख़त्म, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से आपकी एक संकर अवस्था आती है। आपने क्या देखा, ध्यान से देखिएगा ज़रा। आपने देखा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे था, फिर यहाँ से पहुँचा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वो चक्कर लगाने लगा। इस प्रकार से हम लोग इसको यहाँ पे एक सर्कल दिखा देते हैं, जिससे पता लगता है कि वो पाई इलेक्ट्रॉन अंदर चक्कर लगा रहे हैं। और यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑक्सीजन और उसके बाद H। अब देखिए हर बार ऑक्सीजन पे प्लस प्लस आया हुआ था, इसीलिए हमको लगता है कि ऑक्सीजन पे प्लस आया हुआ है, तो हम ऑक्सीजन पे डेल्टा प्लस दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं, डेल्टा प्लस। उसका मतलब आप समझते हैं आंशिक धनावेश। डेल्टा प्लस का मतलब आंशिक धनावेश, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो आप ऑक्सीजन के ऊपर दिखा देते हैं डेल्टा प्लस, और जबकि यहाँ पर देखिए एक बार माइनस आया हुआ था, तो इस पर दिखाते हैं आंशिक ऋणावेश, और यहाँ पर कुछ नहीं आया था। मेटा स्थिति पर देखिए, मेटा स्थिति पर कहीं आपको कुछ दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, तो इसका मतलब मेटा पर कुछ नहीं आया है। ये पैरा पर आया, नीचे वाले पर देखिए यहाँ पे माइनस आया कि नहीं आया है, तो तुरंत ही यहाँ पर आ गया माइनस। फिर देखिए इस कोने पर नहीं आके यहाँ आया हुआ है, तो इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश। और ये कौन सी स्थिति है, आर्थो और पैरा की स्थिति है। फाइनली जो फिगर है हमारा, वो इस तरह से हमारे सामने निकल के आता है। ऐसे बनाने के बाद OH था, OH के ऊपर आपका मिल गया आंशिक धनावेश, और यहाँ पर मिल गया आंशिक ऋणावेश, यहाँ पर मिल गया आंशिक ऋणावेश, और यहाँ पर मिल गया आंशिक ऋणावेश। इसका मतलब
अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा तो आराम से इन तीनों के पास जा सकता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला है और इन स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन की सघनता भी ज़्यादा हो चुकी है। इसीलिए जो फिनॉल होता है वो आर्थो और पैरादैशिक होता है। कौन सा दैशिक होता है? आर्थो ऑब्लिक पैरादैशिक होता है। ओ और पी लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं? ओ और पी। ये बात को ध्यान में रखिएगा, तो जब भी पूछेगा आपसे तो यही बात को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। यही पैटर्न आप लिखेंगे और बता देंगे कि इसमें जो आंशिक ऋणावेश है वो आर्थो और पैरा स्थितियों पर दिखता है, जिससे आने वाला इलेक्ट्रॉन्स ने ही आर्थो और पैरा स्थितियों पर जाता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिए। परंतु देखिए, इसमें कुछ बातें और पूछा हुआ है सवाल में आपके कि इसके 3 उदाहरणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। कितने उदाहरणों का? 3 उदाहरणों का। तो जो आपका फिनॉल है, फिनॉल के 3 उदाहरणों का आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। तो आइए जरा देख लिया जाए। फिनॉल का उदाहरण मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आपके 3 उदाहरण तो आराम से मिल जाते हैं। हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण। हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण। वैसे फिनॉल तो जो होता है ना बहुत ज़्यादा रिएक्शन देता है। फिनॉल जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्शन देता है, परंतु नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पैटर्न हमको लिखने हैं इसमें। तो इसके 3 उदाहरण जो हैं, देखिए 3 उदाहरण में आप जो पहला उदाहरण लिखेंगे, पहला उदाहरण आप लिख दीजिएगा हैलोजनीकरण। क्या लिख देंगे आप? हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण की क्रिया में क्या होता है? इसकी क्रिया कराते हैं Br2 के साथ किसकी उपस्थिति में? कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में। तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि ब्रोमीन जो है एक इलेक्ट्रॉन स्नेही और एक नाभिक स्नेही के रूप में बदल जाएगा और तुरंत ही वो किस समूह पर जाकर जुड़ जाएगा? एक बार आर्थो पर जाकर जुड़ जाएगा और एक बार पैरा पर जाकर जुड़ जाएगा। तो इस रिएक्शन को आपको इस तरह से लिख देना है। ये मैंने आपको पैटर्न में ही बता रखा है, आप वहाँ से देखेंगे आराम से क्लियर कर लेंगे। तो देखिए, एक बार वो जुड़ गया आर्थो से और एक बार वो जुड़ जाएगा पैरा से। एक बार जुड़ गया आर्थो से और एक बार आपका जुड़ जाएगा पैरा से। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया आपका पहला रिएक्शन, पहली पहचान उसकी हो गई। उसके बाद दूसरा रिएक्शन देख लीजिए। दूसरा रिएक्शन आप लिख दीजिएगा नाइट्रीकरण। दूसरा रिएक्शन नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में 2 प्रकार से होता है। एक मैंने आपको पिक्रिक अम्ल वाला पीछे ही बता दिया है, परंतु मैं यहाँ पे आपको नॉर्मल पैटर्न वाला बता देता हूँ। तनु HNO3 से क्रिया कराने पर क्या होता है? देखिए जरा, एक बार नाइट्रो समूह इसकी आर्थो स्थिति पर जुड़ता है और एक बार नाइट्रो समूह इसकी पैरा स्थिति पर जुड़ जाता है। वही कहानी जो आप जानते हैं, बस सुन रहे हैं मेरी जुबानी। देखिए, ये हो गया आपका NO2। ठीक, चलिए फिर देखिए, एक बार इसी को आप जोड़ देंगे पैरा पर। किस पर जोड़ देंगे? पैरा पर। देखिए, आपको रटने की ज़रूरत थोड़ी ना है ये सब। मैंने आपको 3 चीज़ें याद करने को बोला था, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और तीसरा सल्फोनीकरण। जब भी इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन का उदाहरण पूछे, आप इसी तीनों को लिखा करिए आराम से हमेशा के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका OH है, आपको इसकी क्रिया करानी है सांद्र H2SO4 से। इसका नाम होता है सल्फोनीकरण। क्या नाम होता है? नाम लिखना मैं भूल गया। इसका नाम होता है सल्फोनीकरण होता है। ठीक है, सांद्र H2SO4 से क्रिया कराते हैं। इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि जुड़ता कौन सा समूह है। SO3H समूह जुड़ता है। तो जैसे ही आप क्रिया कराते हैं आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका निकलेगा H और एक बार अल्फा समूह पर जुड़ जाएगा SO3H और एक बार आपका पैरा समूह पर, अल्फा बोल रहा हूँ मैं, आर्थो समूह पर जुड़ जाएगा और एक बार आपका पैरा समूह पर जुड़ जाएगा SO3H। तो ये आपके हो गए 3 उदाहरण। ठीक है, तो देखिए, ये केवल आप फिनॉल में ही नहीं लिख सकते हैं, फिनॉल के साथ साथ आप इसी उदाहरण को क्लोरोबेंजीन में भी लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं आप जी? क्लोरोबेंजीन में लिख सकते हैं। इसी उदाहरण को आप एनिलीन में भी लिख सकते हैं, एनिलीन में लिख सकते हैं। इसी उदाहरण को आप बेंजल्डिहाइड में लिख सकते हैं। बस
अंतर क्या होगा कि बेंजल्डिहाइड में मेटा पर जुड़ेगा। किस पर जुड़ेगा? मेटा पर जुड़ेगा। इसी उदाहरण को आप बेंजोइक अम्ल में लिख सकते हैं, बस उसमें भी मेटा पर जुड़ेगा, लेकिन जुड़ने वाले समूह यही रहेंगे। आपको 3 रिएक्शन आराम से तैयार रहेंगे, और उदाहरण पूछा तो आप यही हमेशा लिखेंगे। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए बस हो गया। तो आइए जरा आगे का सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ रिएक्शंस हैं जो आपके सामने उपस्थित हैं, इनको मैं कल की क्लास में आपको सॉल्व कराऊंगा। देखिए यहाँ पे कुछ रिएक्शन हैं, इनमें से आप मुझे बताएंगे कि आप कितने जानते हैं और कितने नहीं जानते हैं। इन्हें मैं कल की क्लास में आपके साथ साझा करूंगा। बढ़िया रिएक्शन है, सारे नाम के रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है। ज़रा आप एक काम करिएगा कि इनको आप देखिए और बताइए कि ये कौन कौन से इसमें नाम के रिएक्शन हैं जिनको आप जानते हैं, कौन कौन से नाम के रिएक्शन हैं जिनको आप जानते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट।